दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसको अगर आपने देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। एक अलर्ट मैंने आपको इसमें दिया है, सो इसको आप मिस मत करना। अभी की दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि पैसे निकल के, इंडियन मार्केट से पैसे निकल के बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, जिसमें हम यूएस मार्केट ले सकते हैं, चीन ले सकते हैं, ताइवान ले सकते हैं, साउथ कोरिया ले सकते हैं, जापान ले सकते हैं। अल्टीमेटली हर एक मार्केट के अंदर पैसा फ्लो हो रहा है और इंडिया से पैसे निकल रहे हैं। एक टाइम था जब इंडिया में पैसे फ्लो होते थे और इन मार्केट से पैसे निकलते थे, बट आज की सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। अब ऐसे में क्वेश्चन आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं कि हमने तो पोर्टफोलियो इंडिया का बना रखा है और मैक्सिमम एलोकेशन इंडियन स्टॉक्स के हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड्स के हैं, तो क्या करें अब? निकले और यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर जो भी ये इमर्जिंग मार्केट्स है इसमें डिप्लॉय करें पैसे को? एक वीडियो मैंने आपको दिया था, उसके अंदर मैंने आपसे पूछा था और आपने यस लिखा उस वीडियो के लिए, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन मार्केट की सिचुएशन के लिए कि इंडियन मार्केट अभी भी बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, और क्यों अच्छे हैं उसको चेक कर लेते हैं। काफ़ी डिटेल में अपन देखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आपको मिलेगा, तो ध्यान से इसको देखना। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हर एक मार्केट के अंदर प्लस पॉइंट है, हर एक मार्केट के अंदर माइनस पॉइंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर क्रूड का जो प्राइस है वो इम्पैक्ट करता है इंडिया को, तो बाकी कंट्रीज के अंदर कोई माइनस पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट ये है कि इंडिया का जो रिस्क फैक्टर है, जो माइनस पॉइंट है, वो भी काम कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। कल किसी और मार्केट का वो जो माइनस पॉइंट है, रिस्क पॉइंट है, वो काम करेगा, तो वहां से पैसे निकल के इंडिया में आएंगे। एट द एंड इन सब मार्केट के कंपैरिजन में क्यों इंडियन मार्केट सबसे सही है या मैक्सिमम एलोकेशन देने के लिए सही है, उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस का नाम मेंशन कर रखा है। यूएस किस पर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, प्लस पॉइंट क्या है और रिस्क क्या है, ये तीन कैटेगरीज मैंने आपके लिए यहाँ पे डिवाइड की है। तो देखो, डिपेंड करता है डॉलर्स के ऊपर और टेक कंजप्शन के ऊपर। ठीक है, प्लस पॉइंट ये है कि डॉलर रिजर्व करेंसी है पूरी दुनिया की। माइनस पॉइंट ये है कि डेट बढ़ता है, मनी प्रिंट ये कर देते हैं एक्सेसिवली और उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, स्लो डाउन की काफ़ी बातें होती है, बट टल जाती है डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से। इसका मतलब यह है कि डॉलर की वैल्यू अगर गिरती है इन फ्यूचर, तो यूएस स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरेंगे, उसमें स्टॉक्स भी गिरेंगे, साथ में डॉलर की वैल्यू गिरेगी। तो आपको जिस तरह से ईटीएफ में अभी ज़्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं, उस तरह से आपको ईटीएफ में जितना नैस्डैक या जितना बाकी इंडाइसेस गिरे उससे ज़्यादा पिटाई होगी। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। 25% का करेक्शन, कई कई जगह पे 30-35% के करेक्शन है। उस समय नैस्डैक बस 20-25% गिरा है, तो मैक्सिमम पिटाई भी होगी उन इन्वेस्टर्स की जो यूएस में इन्वेस्टेड है, कल अगर चीज़ें घूमती है तो। बट अभी नियर फ्यूचर ऐसा लगता नहीं है चीज़ें घूमेगी, तो वो बात अलग है। ट्रेडर डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा रहे, इन्वेस्टर होल्ड करेंगे क्योंकि उनके अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि आगे चल के सिचुएशन चेंज भी होगी। चीन की बात कर लेते हैं। चीन देखो डिपेंड करता है एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। प्लस पॉइंट क्या है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, माइनस पॉइंट क्या है, अगर एक्सपोर्ट स्लो डाउन करता है, क्योंकि डिपेंड ये किस पे करता है, एक्सपोर्ट के ऊपर। ना देखो हम डिपेंड करते हैं डॉलर के ऊपर, ना हम डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो दोनों चीज़ों से अपने को कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा कुछ खास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट स्लो डाउन हुआ तो चीन को ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चीन का एक्सपोर्ट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, और ट्रेड वॉर होगी तो चीन को उसका मैक्सिमम डैमेज होगा। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडियन मार्केट डिपेंड करता है कंजप्शन के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर और क्रूड इंपोर्ट के ऊपर। अब देखो, कंजप्शन तो ठीक है, सर्विसेज की बात करें तो आईटी सर्विसेज में अभी दिक्कत है। तो पहली दिक्कत तो ये हो गई, ये जो डिपेंडेंसी थी ये खतरे में आ गई है। सेकंड डिपेंडेंसी क्रूड की आ चुकी है। क्रूड चलो जैसे वॉर टलेगी, क्रूड एकदम से झटके से नीचे गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट टलेगा, बट जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो एआई को लेकर है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये जो दो प्रॉब्लम है, इस वजह से इंडिया अभी पीछे है। प्लस पॉइंट क्या है, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। ऑयल प्राइस बढ़ने पर प्रेशर आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे बिगेस्ट रिस्क ये तीन ही है। कंजप्शन अगर इंडिया में टूटा, वो नहीं टूटेगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है वर्ल्ड में सबसे पहले। सर्विसेज में और क्रूड में अभी दिक्कत आ रही है, तो इंडियन मार्केट से पैसे निकल रहे हैं, बाकी किसी कंट्री में कोई दिक्कत अभी नहीं है। इसके बाद में जापान को देख लेते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी कंट्रीज है उसके ऊपर भी इन्वेस्टर्स अभी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जापान डिपेंड करता है एक्सपोर्ट के ऊपर, जो कि कार और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, हाईटेक ये इसकी पावर है। एजिंग पॉपुलेशन ये इसमें रिस्क है। अब ये चीज़ इंडिया में नहीं है, यंग पॉपुलेशन है।
अब जापान में ये रिस्क है, तो जापान में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी तो सैचुरेशन पॉइंट आएगा टेक का भी, कभी तो ओवर वैल्यूएशन होगी चीज़ों की, तो सस्टेन नहीं करेगी ये चीज़ें। जापान का मार्केट आप देख लेना, आगे चल के इंडेक्स अपन देखेंगे। जर्मनी में इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इंजीनियरिंग पावर हाउस है आपको बताइए जर्मनी, एनर्जी लागत और वीक ईयू डिमांड, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सऊदी अरेबिया देखिए यहाँ पे क्या है, ऑयल पावर है, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है, ऑयल ही इसका पावर है और ऑयल ही इसका रिस्क है। जैसे अपन डिपेंड करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर है, क्योंकि अपन तो इंपोर्ट करते हैं, इनका तो काम है बेचने का, अगर ऑयल नहीं तेल नहीं बेचेंगे तो फिर इनका तेल निकल जाएगा, वो चीज़ आपको बताइए। सो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे। रशियन मार्केट के अंदर आप देख लो, सैंक्शंस अगर लगेंगे, जियो पॉलिटिकल टेंशन होगी तो रशिया गया, ठीक है। तो हर एक मार्केट के अंदर आपको नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। यूएई की बात करें तो रियल एस्टेट, ऑयल साइकिल, सिंगापुर की बात करें तो ग्लोबल स्लोडाउन इसको इम्पैक्ट करेगा, कनाडा की बात करें तो कमोडिटी साइकिल डिपेंडेंसी है उसके ऊपर। तो हर मार्केट का कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर है, जो इंडियन मार्केट का भी चल रहा है। कमोडिटी ऊपर है, रियल एस्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल साइकिल ऊपर है, मतलब हर एक मार्केट के अंदर अभी प्लस 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 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और इंडिया के अंदर ही यहाँ पे ऑयल प्राइस बढ़ने पर प्रेशर, ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है अपने आप से कि अभी फियर है तो स्टॉक्स नीचे है, क्या कभी मार्केट में ग्रीड भी होगा? क्या ये जो प्रॉब्लम है ये कभी खत्म नहीं होगी? क्या होगी? तब जाके आपके पैसे बनेंगे, रिटर्न्स बनेंगे। तो यही तो इन्वेस्टिंग होती है कि आपको वहां पे खरीदना है जहां पे फियर हो। अब थोड़ा सा और डिटेल में अपन आते हैं। सिंपल सा फंडा है, ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा तो इंडिया हर्ट होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया को बेनिफिट होगा। अभी पैसे निकल के इंडिया से सऊदी अरेबिया में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं इंडिया से सारा पैसा निकल चुका है, अभी भी 14% एफआईज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2-4% ही बेचा है अभी सिर्फ। तो अपॉर्चुनिटी जो फंड होता है ना, वो बेच के निकलता है। जो कोर फंड है वो इंडिया में लगा हुआ है, उसमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आगे निकले, बट ऐसा नहीं कि जीरो होगा। तो ये गलती मत करना। 10-20% एलोकेशन अपन रख सकते हैं फॉरेन मार्केट के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर, और डिटेल में देख लेते हैं। ग्लोबल ट्रेड अगर बढ़ेगा तो चीन और जर्मनी को फायदा होगा, एक्सपोर्ट करती है बढ़िया। डॉलर बढ़ेगा तो इमर्जिंग मार्केट को प्रेशर होगा, यूएस को फायदा होगा, ठीक है। ये सब चीजें आप देख सकते हैं। कमोडिटी बूम आएगा तो रशिया और कनाडा को बेनिफिट होगा, एआई टेक बूम आएगा तो फिर इसमें यूएस को बेनिफिट होगा। फाइनेंस और टेक एम्पायर है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर है, इंडिया कंजप्शन और पॉपुलेशन स्टोरी है। हर मार्केट में प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे, ये आपके सामने जापान का मार्केट है, एक्सपोर्ट अभी बूम चल रहा है, सब कुछ टेक के अंदर काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था 1989 से लेकर 2008, ये कितना साल हो चुका है? 10 साल और 18 साल मान सकते हो आप, 77% नीचे। अभी लोग इसको देख के दीवाने हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं दिख रहा है लोगों को कि यहाँ पे ये वाला स्लो डाउन भी आया था। और हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, ये चीज़ भी आपको आगे देखने को मिलेगी। इसके साथ में हम निकाई की बात कर लेते हैं, मतलब निकाई जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो दुनिया को दिख रहा है 65% है। कोस्पी की बात करते हैं, कोरियन स्टॉक मार्केट है साउथ कोरिया का, एक साल में 200% के रिटर्न्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2008 से लेकर 24 तक 71% के रिटर्न्स बने हैं, 71% के रिटर्न्स बने। अगर मैं इसी टाइम फ्रेम पे निफ्टी में दिखाऊं आपको रिटर्न, तो निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। हम ताइवान का देखते हैं, उसको निफ्टी के साथ में कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। 2008 से 24 तक निफ्टी ने 71 से तो ज़्यादा ही रिटर्न्स दिए। आगे एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ताइवान अभी ये बहुत अच्छा कर रहा है, सेमीकंडक्टर की वजह से एक साल में डबल हो चुका है इंडेक्स। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2008 से 2025 में यहाँ पे 250% के रिटर्न्स बने हैं, पिछले इंडेक्स में 71% के रिटर्न्स बने थे इसी टाइम फ्रेम के अंदर। और इंडियन मार्केट की बात करूँ मैं, 2008 से 25 तक मंथ भी सेम है, ऑलमोस्ट 642% के रिटर्न्स बने हैं। तो यहाँ पे बीट किया है इंडिया ने। तो ये साइकिल्स होती है। अगर हम नैस्डेक को देखें तो नैस्डेक में यहाँ पे 2000 से लेकर 2015 तक कोई रिटर्न्स नहीं बने, 15 ईयर्स तक, 15 साल तक नो रिटर्न्स, ठीक है। ये जो तेजी आई थी एकदम से अच्छी वाली, उसके बाद में दिक्कत, अब ये तेजी आ गई है, हो सकता है आगे अपन ये सब देखें, बट टाइम लगेगा। अभी एआई बूम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे अभी और अच्छे रिटर्न्स बने, बाद में ये सिचुएशन आए। लेकिन इंडिया मार्केट के अंदर 2000 से लेकर 2015 में कितने रिटर्न्स बने उसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 568% के रिटर्न्स बने। तो कई जगह पर इंडिया भारी पड़ा है और लोगों को वो चीज़ अभी दिखाई दे रही नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो करेक्शंस है
उसमें देख के लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, यूएस मार्केट में जा रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है। यूएस मार्केट देखो जाना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, टेक एलोकेशन के लिए, बट पूरा वहाँ पे ले ले वो दिक्कत है, क्यों है आगे चल के उसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच बीच में करेक्शंस होते हैं, ये इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है और ये अभी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से साबित होता है कि हर मार्केट में प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर सभी मार्केट में प्रॉब्लम है, सभी मार्केट में प्लस पॉइंट है, तो हम इंडिया ही क्यों चुने। सबसे पहली चीज होती है होम कंट्री बायस। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस कंट्री में रहते हो, जिस कंट्री में आप पैदा हुए हो और जिस कंट्री की इंफॉर्मेशन आपके पास में सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को जो वॉलेटाइल है उसको तब ही होल्ड कर सकते हो तब आपको कन्विक्शन हो, जब आपको कन्विक्शन हो। और कन्विक्शन जब ही होगा जब आपको उस मार्केट की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, और ऐसे मार्केट की आपके पास में इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगी जिसमें आप खुद रहते हैं, जिस कंट्री में आप खुद रहते हैं, और वो है इंडिया। इसी वजह से यूएस वाले यूएस में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जापान वाले जापान में, और मैं कहूंगा कि आप चेक भी करोगे ना तो हर कंट्री के इन्वेस्टर अपनी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन साथ में वो यूएस में भी करते हैं। रीज़न क्या है? यूएस में ऐसी कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड को सर्व करती हैं, पूरा वर्ल्ड उनका क्लाइंट है, कस्टमर है। तो होम कंट्री प्लस यूएस, ये एलोकेशन इन्वेस्टर का हमेशा होता है जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है अपनी होम कंट्री का। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है इंडिया क्यों, तो पहला तो रीज़न आपको बता चुका हूँ, होम कंट्री बायस। सेकंड रीज़न आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके सामने 5 पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज रखी इकोनॉमिकली, और इकोनॉमिकली कौन सबसे आगे? यूएस है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है ग्लोबली। सेकंड नंबर पे आता है चीन, उसके बाद में आता है जर्मनी, उसके बाद में जापान, क्योंकि ये अब देखो बहुत ऊपर जा चुके तो इंडिया को पीछे कर दिया। उसके बाद में 5वें नंबर पे आता है इंडिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी 10 इकोनॉमीज जो भी है उसके अंदर से फास्टेस्ट ग्रोइंग करेंटली कौन कौन सी कंट्री है। तो यानी जो 5 हमने देखी यहाँ पे, ये बड़ी तो है, बट इन बड़ी कंट्रीज में से सबसे फास्ट ग्रो करने वाली कंट्री कौन सी है? तो सबसे पहला नाम आपको दिखाई देगा इंडिया का। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोथ देती है मेजर इकोनॉमीज के अंदर। उसके बाद में चीन आता है, उसके बाद में यूएस आता है, कनाडा आता है, यूके आता है। तो एक रीजन ये भी है कि वॉलेटिलिटी आपको हैवी देखने को मिलेगी क्योंकि इमर्जिंग है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इकोनॉमिकली। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी आपने जो चार्ट देखा उसके अंदर करेक्शन है। पहले भी लोगों को नहीं आता था समझ में जब बीच बीच में करेक्शंस आए हैं, लेकिन एट द एंड रिटर्न्स बने हैं। और लोग मिस करते हैं बाद में कि इतनी अच्छी वैल्यूएशन, इतने अच्छी प्राइस पर चीज़ें अवेलेबल है, 19 या उसके भी नीचे निफ्टी गया था इतने, कभी तो 20 पे, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो क्यों हमने मिस किया? ये आपको आगे चल के रिग्रेट होगा इसका। तो पॉइंट दोस्तों ये बनता है, इंडियन मार्केट के अंदर ही मैक्सिमम एलोकेशन होना चाहिए। अभी पूरी दुनिया यूएस के पीछे दीवानी है, होने दो। इंडिया के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, लेट सपोज 70% आपने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, 20% आपने यूएस में इन्वेस्ट कर दिया, 10% आपने इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ इक्विटी का पार्ट। इसके अलावा आपके पास में डेट होना चाहिए ऐसा अमाउंट जो आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो। ये इक्विटी में अमाउंट लगेगा 3 साल, मोर देन 3 साल वाला, और डेट में 3 साल से कम जो भी अगर आप रखना चाहते हैं वो बॉन्ड के अंदर आपका होना चाहिए, और जो आपको बहुत ही नियर टर्म में जरूरत है वो आपको लिक्विड फंड में होना चाहिए। 10% आप रख सकते हैं कैश, जिसमें आपका इमरजेंसी और अपॉर्चुनिटी दोनों फंड आ गया। ठीक है, बाकी जो पैसा है इक्विटी वाला, जो भी 100% इक्विटी एलोकेशन है, इसको छोड़कर उसमें ये सब चीज़ें हो सकती है जिसमें मैक्सिमम इंडिया में, अगर कोई चाहे तो ठीक है 60% इंडिया में, 30% यूएस में, और 10% इमर्जिंग में। ठीक है, इमर्जिंग में ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जापान वगैरह ये अभी चल रहे हैं ना, एकदम से ये लुढ़केगे तो फिर संभल नहीं पाओगे, आप इसको संभाल नहीं पाओगे, आपका पोर्टफोलियो नहीं संभाल पाएगा। यूएस डेफिनेटली वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इंडिया और यूएस भी कर सकते हैं अगर आप इमर्जिंग मार्केट को छोड़ना चाहते हो। तो चीन के लिए भी क्वेश्चन आया, तो चीन को अलग से डिस्कस कर लेंगे कभी। बाकी ये एलोकेशन होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए उसके पीछे का रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी इन्वेस्टर है, उनकी अपनी मर्जी है। और पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना, आज जस्ट 2 ही वीडियोस, कल मिलते हैं। स्टॉक्स कॉन कॉल जो भी अपडेट्स हैं उसको कल देखते हैं क्योंकि परसों मार्केट खुलेगा, तो कल है अपने पास में टाइम। तब तक के लिए शुभ रात्रि।